छात्र मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ और एक वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मंगलुरु विश्वविद्यालय के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर दैट मीन्स सेकेंड बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित व्यावहारिक व्याकरण में निश्चित पल्लवन एक टॉपिक है। उस टॉपिक के संबंध में चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मित्रों, पल्लवन और पल्लवन क्या है, पल्लवन का महत्व क्या है, पल्लवन की विशेषता, पल्लवन कैसे लिखा जाता है और पल्लवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को हम आगे देखेंगे। तो पहले यह देखते हैं कि पल्लवन पढ़ने का उद्देश्य क्या है। व्यावहारिक व्याकरण की एक विधा है पल्लवन। व्यावहारिक व्याकरण की एक विधा है पल्लवन। किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इस बात को जानना इसका उद्देश्य है। परिपूर्ण और स्पष्ट जानकारी युक्त पल्लवन की उपयोगिता को समझना इसका अन्य उद्देश्य है। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है। पल्लवन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, संक्षेपण, उस संक्षेपण का विरुद्ध विलोम, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है। संकोचन माने टू बिकम डिक्रीज, कम करना। पल्लवन में एक वाक्य को विस्तार से लिखना। पल्लवन व्याख्या और भावार्थ के तात्विक अंतर को समझना। पल्लवन पढ़ने का परिणाम क्या हो सकता है, इस पर ध्यान देंगे। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत पल्लवन की महत्ता को पूर्ण रूप से समझेंगे। पल्लवन लिखना हो तो इसे पहले सावधानी से पढ़ लेनी चाहिए। पल्लवन का भावार्थ को समझ लेना चाहिए। पल्लवन में मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जा सकता है पल्लवन अध्ययन करने के बाद। मित्रों, पल्लवन के संबंध में उसकी परिभाषा इस प्रकार होती है। पल्लवन यानी एम्प्लीफिकेशन अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है। किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। सुगठित विचार या भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अनुभूति अथवा चिंतन के क्षणों में जब विचार उठते हैं तब उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थबोध भले ही हो जाए, किंतु सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में डूबते हैं, त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं। गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। गागर में छोटा, कम, सागर का ज़्यादा। गागर में सागर का महत्व समझने लगते हैं। संसार के जितने भी महान विचारक, चिंतक एवं लेखक हैं, उनके वाक्य चिंतन के शिलीभूत शब्द समूह होते हैं। बेकन, एमर्सन, कार्लाइल,
पंडित रामचंद्र शुक्ल की उक्तियाँ सैक्रिन या होम्योपैथिक गोलियों की तरह होम्योपैथिक गोलियों की तरह रस भरी तथा उच्च क्षमता वाली होती है। उनके एक एक वाक्य, उक्तियाँ, सूक्ति जैसे कि सेइंग कहा जाता है। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त, बिंदु एक पॉइंट जो होता है उसे वृत्त बनाते हैं। कली से फूल, कली जो है उससे फूल होता है, कली से फूल। अथवा लव से आलोक, एक छोटा सा प्रकाश, लव से आलोक। परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। लव से आलोक परिधि बनाने की सहज प्रक्रिया पल्लवन है। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना। एक छोटा सा वाक्य होता है, उस विचार में, उस वाक्य में जो विस्तार विचार होता है उसको खोलना पल्लवन कहा जाता है। खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना। छोटा सूत्रात्मक वाक्य, सूत्रात्मक माने एक सूत्र, फॉर्मूला जो होता है उसको फैलाकर एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेना। हिंदी में इसके लिए विस्तारण, पल्लवन के लिए जो अंग्रेजी वाला एम्प्लीफिकेशन है उसके लिए हिंदी में विस्तारण, वृद्धिकरण तथा अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन शब्द चलते हैं। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है तो पल्लवन में विस्तार अपेक्षित है। पल्लवन में एक वाक्य को विस्तार से लिखा जाता है, संक्षेपण में विस्तृत जो विचार जो होता है उसे कम किया जाता है। कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहे गए अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती कि हम हर तरह के लोग उन्हें आसानी से समझ सके। एक सधे लेखक का बड़ा गुण यह है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखता है। अंग्रेजी में बैकन और हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही पद्य लेखक है, ऐसे ही गद्य लेखक है। कविता में तो इस प्रकार के लेखक की गुंजाइश अधिक है, किंतु जब गागर में सागर जैसी चेष्टा की जाती है, चेष्टा माने टू ट्राई, प्रयत्न, तब उसमें साधारण लोगों के लिए अर्थ की स्पष्टता नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार को अलग कर तारतम्य के साथ समझने के लिए एक कुशल व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियाँ हैं और कहावतें प्रचलित है जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेखक की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में जैसे कि बताया गया है मैनिच्योर एसे और हिंदी में लघु निबंध भी कह सकते हैं। इसमें मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को सही अर्थ में पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यहाँ तक देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और गहराई से उतर कर समझा है और अपनी भाषा में वह उसे कितनी दूर तक सुस्पष्ट कर सका है। पल्लवन व्याख्या और भावार्थ, पल्लवन व्याख्या भावार्थ, पल्लवन व्याख्या और भावार्थ के तात्विक अंतर को समझ लेना चाहिए। पल्लवन और व्याख्या दोनों में सत्रिहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है।
किंतु पल्लवन में जहाँ केवल निहित भाव का विस्तार होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान सुरक्षित है। यह छूट पल्लवन में नहीं है। पल्लवन में क्या होता है, उसको विस्तार से लिखा जाता है, उसकी क्या है आलोचना या टिप्पणी यहाँ पर पल्लवन में नहीं होती। पल्लवन और भावार्थ दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है, किंतु भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है। पल्लवन के लिए ऐसा ही कोई बंधन नहीं। पल्लवन के लिए पल्लवन ऐसा ही लिखा जाता है, यही सही पल्लवन है, इसका यही मॉडल है, आदर्श पल्लवन यही हो सकता है, और इसकी कोई सीमा होती है, लिमिटेशन, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ विभिन्न अनुच्छेदों में तब तक लिखा जाएगा जब तक मूल लेखक के समस्त मनोभाव पूरी तरह स्पष्ट ना हो जाए। भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं। वहाँ तो मूल आवरण के केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। इसके विपरीत पल्लवन मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है। यह संक्षेपण का ठीक उल्टा है। पल्लवन के लिए कुछ सामान्य नियम इस प्रकार के होते हैं। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। और दूसरा नियम, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। एक वाक्य में जो मूल विचार होता है उसके अंतर्गत और भी कुछ अन्य विचार होते हैं, वो किस तरह के विचार हैं उसको हमें समझना चाहिए। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए। निहित मूल विचार जो होता है उसको एक अनुच्छेद में लिखेंगे और उसके अंतर्गत आने वाला जो निहित विचार है, गूढ़ार्थ जो होता है, गूढ़ विचार जो होता है, उनको एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ जहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। ये पल्लवन लिखने का एक तरीका है। वाक्य अत्यंत छोटे छोटे और सरल हो। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है। विशेषण अलंकार जोड़ करके लिखना अच्छी बात नहीं। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा नियम, अन्य नियम, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। टीका टिप्पणी जैसे कि पहले बताया गया है, टीका टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। मूल लेखक के मनोभाव जो होते हैं और विश्लेषण ही होना चाहिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा विचार है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अन्य पुरुष सेकंड पर्सन में होना चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए ताकि समास शैली में ना हो। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो मित्रों, आपके सामने पल्लवन का एक नमूना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मूल अवतरण का एक उदाहरण यहाँ पर है।
एक वाक्य इस प्रकार का है पल्लवन के लिए, इस प्रकार का एक प्रश्न दिया जाए, इस प्रकार के पल्लवन लिखने के लिए परीक्षा में क्या होता है, इस प्रकार का एक वाक्य दिया जाता है। एक वाक्य, इस वाक्य में आने वाले विचारों को विस्तार से लिखना पड़ता है, यही पल्लवन है। आदर्श माने एक उदाहरण के लिए इस प्रकार होता है एक वाक्य, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा में अपनी भाषा सर्वोपरि है। एक स्टेटमेंट या सेइंग जो कहते हैं, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, महात्मा गांधी का एक कथन। इसको विस्तार से लिखना चाहिए। उसका नमूना इस प्रकार का हो सकता है, यही फाइनल है, यही अंतिम है, यही सही नहीं है, सही है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पल्लवन लिखने का एक नमूना इस प्रकार भी हो सकता है, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने बोलने वाले होते हैं। हर भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो अपने लिए मातृभाषा भी होती है। किसी भाषा या किसी की मातृभाषा को बुरा मानना या समझना मनुष्यता नहीं, विद्या प्रेम नहीं, बल्कि संकीर्णता और नीचता है। फिर हर भाषा का अपना साहित्य होता है और साहित्य मानव मात्र के प्रेम की वस्तु है। संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जिनकी अपनी प्रकृति और अपने उच्चारण हैं। ये सारी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं का या दूसरे की भाषाओं का अध्ययन करते हैं ताकि उनके साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। हर भाषा के साहित्य की अपनी विशिष्टता है। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। छात्र मित्रों, पल्लवन का यह एक नमूना है। और दूसरा नमूना इस प्रकार होता है, नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। यह एक विचार है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसको पल्लवन कैसे किया जाता है, इसका एक नमूना इस प्रकार हो सकता है। संसार में असंख्य नर नारियों का जन्म प्रतिक्षण होता रहता है और हर क्षण उनकी मृत्यु भी होती है। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा लगा रहता है। जन्म के साथ मृत्यु का संबंध अवश्यंभावी है। जन्म के साथ मृत्यु का संबंध अवश्यंभावी है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसके संबंध में किसी तरह का भ्रम हो ही नहीं सकता। किंतु राष्ट्र अमर है, इसकी आत्मा अमर है। यह मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है। मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना में है। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब उसकी आंतरिक शक्ति गृह कलह में पड़कर
विशृंखल होने लगती है तब उसका ह्रास अवश्यंभावी हो जाता है। मित्रों, यह एक पल्लवन का दूसरा उदाहरण। तो इस प्रकार पल्लवन लिखते समय बहुत ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। जो ऊपर कही गई जो बातें जो होती हैं, बातों को ध्यान से देखना चाहिए, याद रखना चाहिए, याद रखते हुए पल्लवन लिखना चाहिए। तो इसमें आपको सफलता निश्चित है। तो पल्लवन की अधिक जानकारी के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथ इस प्रकार के हैं। हमारे जो सिलेबस में निश्चित हैं, जनभाषा हिंदी डॉक्टर प्रमोद कोपरथ, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। और दूसरी पुस्तक है डॉक्टर HR मित्र, मानक हिंदी व्याकरण, गंगा यमुना प्रकाशन इलाहाबाद। और एक ग्रंथ है डॉक्टर सुमाटियाल, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली। इन ग्रंथों को विस्तृत जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।